फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द एजवर्थ मॉडल ऑफ ओलिगोपोली और इसका जो दूसरा नाम है दैट इज एजवर्थ डुओपोली मॉडल, या हम इसको एक और नाम से जानते हैं दैट इज नोन एज एजवर्थ प्राइस साइकिल। तो कहीं पे भी आपसे एजवर्थ मॉडल ऑफ ओलिगोपोली के बारे में आ जाए, एजवर्थ डुओपोली मॉडल के बारे में आ जाए या एजवर्थ प्राइस साइकिल मॉडल के बारे में आ जाए, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे एग्जामिनर एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो आज का हमारा लेक्चर रहेगा। अभी तक आई होप आप लोगों ने चैनल के ऊपर कुड नॉट मॉडल की वीडियो देख ली होगी, बर्ट्रैंड मॉडल की वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये प्लेलिस्ट में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। अदर देन दैट आपको यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आप दोनों प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे एजवर्थ डुओपोली मॉडल के बारे में बात करें या ओलिगोपोली में बात करें, तो आई होप अभी तक आपको ये पता है कि ओलिगोपोली में हम किसके बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं फ्यू फर्म्स। जब मार्केट के अंदर हम कुछ ही फर्म्स में बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारा मार्केट स्ट्रक्चर कैसा रहने वाला है। हमारा मार्केट स्ट्रक्चर है ओलिगोपोली, और ओलिगोपोली पे ही हम एक स्पेसिफिक केस के बारे में बात करते हैं जहां पे इंस्टेड ऑफ फ्यू फर्म्स हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारे पास दो फर्म्स कंसीडरेशन पे हैं। तब हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है वो क्या बन जाता है, डुओपोली। अब यहाँ पे एजवर्थ ने जब अपने मॉडल के बारे में बात की तो इन्होंने मार्केट में क्या बोला कि हम लोग दो फर्म्स को कंसीडर करेंगे, दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे इसको ऑल्टरनेट किस नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एजवर्थ डुओपोली मॉडल। और यहाँ पे लास्टली हम इसको क्या बोलते हैं, एजवर्थ प्राइस साइकिल। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे जैसे आपने लोगों ने कुड नॉट में देखा था, हम किसके बारे में बात करते हैं, हम क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं कि फर्म्स क्या करती है, अपनी क्वांटिटी को वेरी करती है और उस तरीके से एक्ट करती है। लाइक वाइज जब आप बर्ट्रेंड के बारे में बात करते हो तो किसके बारे में बात करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। अब उसी तरीके से जब हम एजवर्थ में बात करते हैं तो हम किसके बारे में बात करेंगे, हम प्राइस के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे आप लेटर ऑन आज की क्लास में देखेंगे कि प्राइस के अंदर बहुत सारी फ्लक्चुएशंस रहने वाली है। तो प्राइस में जो बहुत सारी फ्लक्चुएशंस रहती है, तो यहाँ पे उसकी वजह से, उन फ्लक्चुएशंस की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एजवर्थ प्राइस साइकिल। आई होप आपको नाम समझ आए कि क्यों हम इसको एजवर्थ मॉडल ऑफ ओलिगोपोली कहते हैं, क्यों हम इसको डुओपोली मॉडल कहते हैं और क्यों हम इसको प्राइस साइकिल कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड ऑल्सो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नई वीडियो आए आपको उसका टाइमली अपडेट मिले। और साथ ही मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति उसको भी ज्वाइन करिए, सो दैट कोई भी नया अपडेट आता है रिगार्डिंग लेक्चर या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है किसी भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, तो वो भी मैं आपके साथ वहां पे शेयर कर सकूं। तो इकोनॉमिक्स विद दीप्ति को भी ज्वाइन करिए सो दैट आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आप पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम एजवर्थ मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी तक आपको ये तो समझ आया कि ये ओलिगोपोली का मॉडल है, और टू बी मोर स्पेसिफिक यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डुओपोली के बारे में बात कर रहे हैं। और मैंने अभी तक आपको ये भी बताया कि यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है इनटू कंसीडरेशन दैट इज प्राइस। लेकिन यहाँ पे मॉडल में बात किसकी हो रही है, ओवरऑल क्या करेक्टरिस्टिक्स है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वन बाय वन उन सबको देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लिमिटेड कैपेसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या बोला कि हमारे पास दो फर्म्स है, फर्म ए एंड फर्म बी। यहाँ पे एजवर्थ ने एज्यूम किया कि जो फर्म ए और फर्म बी है वो अनलिमिटेड प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि मार्केट में जैसे ही डिमांड में बहुत ज्यादा हाइक आ गया, डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गई, तो उस समय ऐसा नहीं होगा कि मार्केट में जो आपकी फर्म्स है वो ऑटोमेटिकली
रेडी होंगी उतना प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। एजवर्थ बोलते हैं ऐसा नहीं होता, इनकी एक कैपेसिटी है टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। लेट से अगर आपकी फर्म ए की बात करें तो हो सकता है वो एक दिन के अंदर 100 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग प्रोड्यूस कर रही है। लाइकवाइज जो आपकी फर्म बी है वो 120 यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग प्रोड्यूस कर रही है, ये मैक्सिमम लिमिट है इनकी। तो यहाँ पे अगर मार्केट के अंदर लेट से 150 यूनिट का ऑर्डर आ जाए तो फर्म ए उसको इंडिविजुअली जो है वो फुलफिल नहीं कर सकती और फर्म बी भी उसको इंडिविजुअली फुलफिल नहीं कर सकती। द रीजन भी इन दोनों की अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी है, मैक्सिमम ये 100 और 120 रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल्सो अगर इनकी कंबाइंड कैपेसिटी के बारे में बात करें दैट इज 220, तो 220 इज ग्रेटर देन 150, तो उस अगर इकट्ठे बात कर रहे हैं तो वो फुलफिल कर सकती है। अब यहाँ पे इकट्ठे पे उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, दैट इज 220 यूनिट्स। अगर ऑर्डर ही आपका 240 यूनिट्स का आ जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 240 इज ग्रेटर देन 220, मतलब डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, तो इस समय भी ऑर्डर फुलफिल नहीं किया जाएगा। द रीजन बी इट्स द लिमिटेड कैपेसिटी। नंबर टू इज द प्राइस सेटिंग। प्राइस सेटिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो फर्म ए है और फर्म बी है, ये लोग किस पे फोकस कर रहे हैं, दे आर फोकसिंग ऑन प्राइस। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे कुनॉट पे हमने क्वांटिटीज पे बात की कि क्वांटिटी को फिक्स करेंगे कि कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पे कुनॉट पे तो हम यही देखते हैं। यहाँ पे जब भी फर्म ए और फर्म बी बात कर रहे हैं, फर्म ए ने अपना आउटपुट कितना सेल करना है वो ये नहीं डिसाइड करेगी कि मुझे दिस मच लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो मार्केट के अंदर सेल करना है। वो यहाँ पे अपना क्या डिसाइड कर रही है कि मेरा क्या प्राइस होना चाहिए, कि किस प्राइस में मेरा कितना आउटपुट सेल करेगा, वो अलग तरीके से देखा जाएगा। बट यहाँ पे जो मेजर फोकस रहेगा दैट इज ऑन द प्राइस, कि फर्म ए डिसाइड करेगी कि मुझे पर यूनिट ऑफ क्लॉथ कितने रुपए का सेल करना है, ठीक है, या पर यूनिट ऑफ पेन की अगर बारे में बात करें तो मुझे क्या प्राइस रखना है फॉर वन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अ पेन। तो यहाँ पे फर्म ए प्राइस पे फोकस कर रही है, लाइक वाइज फर्म बी भी किस पे फोकस कर रही है, फर्म बी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन प्राइस। तो यहाँ पे जिस चीज पे फोकस किया जा रहा है दैट इज प्राइस रादर देन क्वांटिटीज। नंबर थ्री इज द नॉन इक्विलिब्रियम। नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें कोई भी स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। ये मैं आपको डायग्राम से थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हम डायग्राम के लिए रखते हैं। फोर्थ पॉइंट इज अंडर कटिंग। अंडर कटिंग के पॉइंट में हम लोग क्या देखेंगे कि ये जो पूरा मॉडल है ये किसके ऊपर वर्क कर रहा है, इट वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ डिमांड। आई होप आप सबको लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पता है। कमेंट बॉक्स में बताइए, प्लीज पार्टिसिपेट करिए क्लास के अंदर, सो दैट हमारी जो क्लास है वो टू वे प्रोसेस में चले। तो आप मुझे बताइए लॉ ऑफ डिमांड है क्या। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ पे अंडर कटिंग में इसी चीज पे बात हो रही है। फर्म ए और फर्म बी के अगर बारे में बात करें तो फर्म ए देखेगी कि अगर फर्म बी ने लेट से पर यूनिट ऑफ कमोडिटी का प्राइस रखा 20 रुपीज, ठीक है, एक पेन को वो 20 रुपए प्राइस पे बेच रही है, तो फर्म एक देखेगी कि क्या अगर मैं प्राइस को कम कर दूं तो मेरे पास क्या आना शुरू हो जाएंगे, मेरे पास मार्केट में ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट करेंगे। तो वो अपना प्राइस अगर लोअर करके 18 रुपीज पर पेन कर दे तो इट विल लीड टू अट्रैक्शन ऑफ मोर कस्टमर्स टुवर्ड्स फर्म ए। तो फर्म ए क्या करेगी, यहाँ पे अपना प्राइस कम करेगी सो दैट उसके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए। पीछे लॉजिक क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। तो अंडर कटिंग में यही चीज के बारे में बात हो रही है कि फर्म ए एज्यूम कर रही है कि फर्म बी जो उसका राइवल फर्म है वो अपना प्राइस चेंज नहीं करेगी, और इस चीज को माइंड पे रखते हुए फर्म ए क्या करेगी, फर्म ए अपना प्राइस लोअर कर देगी, ठीक है। लाइक वाइज अब फर्म ए ने अपना प्राइस सेट कर लिया 18, फर्म बी देखेगी कि हमें क्या करना चाहिए, हमें लोअर प्राइस सेट करना चाहिए, क्योंकि एक तो फर्म ए के लोअर करते ही प्राइस क्या हुआ, मेरे कस्टमर उधर चले गए।
तो अब फर्म बी नेक्स्ट स्टेप में एज्यूम करेगी कि फर्म ए 18 से कम नहीं जाएगी और फर्म बी हो सकता है 17 रुपए पर पेन सेल करना स्टार्ट हो जाए। अब जैसे ही इसने 17 किया, फर्म ए क्या करेगी, फर्म ए फिर से एज्यूम करेगी कि जो मेरी राइवल फर्म है दैट इज फर्म बी, वो क्या करेगी, वो अपना प्राइस 17 ही रखेगी, तो वो हो सकता है 16 कर दे। तो इस तरीके से अंडर कटिंग ऑफ प्राइस चलता जाएगा इकोनॉमी के अंदर। अंडर कटिंग का जस्ट इतना ही मतलब है कि प्राइस को कम करना। फिर नंबर 5 इज द कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट। कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट हम ऑलरेडी लिमिटेड कैपेसिटी पे पढ़ चुके हैं। कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या है कि एक जो प्रोडक्शन है वो एक लिमिट तक ही हो सकती है, उसके बियॉन्ड हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। एंड द लास्ट पॉइंट इज द इंटरडिपेंडेंस। क्या पॉइंट है, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का मतलब आप लोग इस पॉइंट से ही समझ पा रहे होंगे कि जो फर्म है, फर्म ए और फर्म बी, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। दे डिपेंड अपॉन ईच अदर, डिपेंड ऑन ईच अदर। अब यहाँ पे जब हमने बोला कि वो डिपेंड करती है ईच अदर, डिपेंड ऑन ईच अदर, इसका मतलब क्या है कि जब भी फर्म ये डिसाइड करेगी कि मेरा प्राइस क्या होना चाहिए, तो उसके दिमाग में क्या होगा कि फर्म बी का प्राइस क्या है। वो हमेशा कंसीडर करके चलेगी कि राइवल फर्म का प्राइस क्या है। लाइक वाइज जब फर्म बी अपना प्राइस सेट कर रही है, तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में ये लेकर चल रही है कि फर्म ए का प्राइस क्या होगा। एम आई क्लियर? तो अब आपसे कोई डुओपोली मॉडल, एजवर्थ के डुओपोली मॉडल के बारे में पूछे, तो आई होप आप बता सकते हैं कि एजवर्थ किसके बारे में बात करते हैं, डुओपोली के बारे में बात करते हैं। नंबर 2, ये याद रखना, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करते हैं, हम नॉन कोल्यूसिव के बारे में बात करते हैं। हमारे जो मॉडल्स हैं, एजवर्थ हो गया, नॉट हो गया, ये सारे किसके बारे में बात करते हैं, नॉन कोल्यूसिव। आई होप आपको पता है कि नॉन कोल्यूसिव क्या होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नॉन कोल्यूसिव। ठीक है, नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली क्या है, आप लोगों को पता होना चाहिए, नॉन कोल्यूसिव के बारे में पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए इनको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज द क्लासिकल मॉडल। क्या बोलते हैं हम इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज क्लासिकल मॉडल। ठीक है, क्लासिकल मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल आते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहला जब हम एजवर्थ के मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एजवर्थ के मॉडल पे हम लोगों ने क्या देखा, मेजर हम कौन से वेरिएबल को लेकर चल रहे हैं, हम लोग लेकर चल रहे हैं लिमिटेड कैपेसिटी को, हम लोग लेकर चल रहे हैं किसको, प्राइस सेटिंग को, हम लोग यहाँ पे नॉन इक्विलिब्रियम के बारे में बात करते हैं, हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं, अंडर कटिंग के बारे में, कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट के बारे में, हम लोग यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर आपको फिर भी अभी कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में फ्री होकर पूछ सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको कोई भी चीज नहीं समझ आ रही, ठीक है, आई रिक्वेस्ट आप आराम से पूछिए। एक बार नहीं समझ आता, दूसरी बार समझिए, दूसरी बार वीडियो पॉज करके देखिए, फिर भी कोई डाउट है आप फ्री होकर पूछ सकते हैं। और साथ ही ये जितनी भी मैं आपको टर्म्स बोलती हूँ, नॉन कोल्यूसिव, ओलिगोपोली, क्लासिकल मॉडल, आपको इनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। इन चीजों के बारे में अगर आपको लगता है ये पॉइंट नहीं आता, तो आप गूगल करिए, आप अपनी बुक्स में देखिए, और साथ ही क्लास के बाद स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, आहूजा जो है वो आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। अब यहाँ पे आई होप अभी तक आपको क्लैरिटी मिल गई। अब हम डायग्राम पे फोकस करेंगे। देखिए, डायग्राम में मैंने आपको क्या बोला, लॉ ऑफ डिमांड पे ही फोकस है। यहाँ पे हमारा जो मेन एम्फोसिस है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड पे है। तो डिमांड कर्व हम कैसे बनाते थे, प्राइस और क्वांटिटी, और ये जो हमारी कर्व होती थी उसको हम बोलते थे डिमांड कर्व। उसी लॉजिक से हम यहाँ पे भी बात करेंगे। ये हमारी अगर फर्म ए की डिमांड कर्व है, इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ। वाई एक्सिस पे मेरा प्राइस है, एक्स एक्सिस पे वी हैव आउटपुट, एंड दिस इज द ओरिजन। ठीक है, लाइक वाइज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमारी फर्म ए का ये हो गया और फर्म बी
This is the origin for firm A and firm B. This is the price for firm A and firm B, and this is output for firm A and firm B. फर्म ए की जो हमारी डिमांड कर्व है दैट इज ओ सी, और हमारी फर्म बी की जो डिमांड कर्व है दैट इज ओ सी डैश। और हम लोगों ने क्या बोला, हमने बोला एक कैपेसिटी कॉन्स्ट्रेंट है, मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस हो सकता है। लेट्स से फर्म बी मैक्सिमम ओ बी डैश प्रोड्यूस कर सकती है और फर्म ए मैक्सिमम ओ बी प्रोड्यूस कर सकती है। हमेशा याद रखना हम ओरिजिन से ही देखेंगे, लेकिन इनिशियली जब फर्म ए और फर्म बी ने प्रोड्यूस किया, अगर वो आपस में डिसाइड करती, एक प्राइस प्रिवेल करता अगर मार्केट में, लेट से वो प्राइस क्या होता, ओपी। और अगर एक प्राइस प्रिवेल कर रहा है इसका मतलब वो क्या हो जाता, दैट विल बी मोनोपोली प्राइस। और मोनोपोली में आपको एक करेक्टरिस्टिक पता है कि यहाँ पे अंडर मोनोपोली हमारे पास प्राइस क्या होता है, वी हैव हाइयर प्राइस बट लोअर आउटपुट। हाइयर प्राइस के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, लोअर आउटपुट। तो यहाँ पे अगर ओपी प्राइस होता तो आप लोग एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि फर्म बी ओ ए डैश आउटपुट सप्लाई करती है एट दिस पर्टिकुलर प्राइस, और जो फर्म ए है वो कितना आउटपुट प्रोवाइड करती मार्केट के अंदर, दैट इज ओ ए। तो ये तो आपको समझ आया, ओ ए इज लेस देन ओ बी एंड ओ ए डैश इज ऑल्सो लेस देन ओ बी डैश। यहां तक क्लियर हुआ। हमने क्या देखा था, हमने करेक्टरिस्टिक्स में क्या देखा था, प्राइस तो सेट हुआ, लेकिन यहाँ पे अंडर कटिंग देखा था। तो अंडर कटिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि लेट से फर्म ए देख रही है कि फर्म बी ने क्या किया, फर्म बी ओपी प्राइस पे ही अपना कमोडिटी सेल कर रही है। तो फर्म ए क्या करेगी, फर्म ए विल लोअर इट्स प्राइस, और लेट से वो कहती है कि मुझे जितना भी मेरा आउटपुट है ओ बी, मेरे को सारा सप्लाई करना है मार्केट में। तो वो क्या करेगी, ओ आर जो है वो प्राइस सेट करेगी। तो जैसे ही ओ आर प्राइस उसने सेट किया, तो इस प्राइस पे देखिए मेरी लाइन बाहर है तो आपको भी इसी तरीके से ड्रॉ करना है। तो इस प्राइस पे क्या होगा, वो सारा आउटपुट सेल करेगी। तो जैसे ही फर्म ए ने प्राइस कम कर दिया फ्रॉम ओपी टू ओ आर, तो वहां पे फर्म बी जो बैठी हुई थी उसने बोला कि भाई मेरे तो कस्टमर्स जाना शुरू हो गए, मेरे कस्टमर्स मुझे छोड़कर दूसरी फर्म के पास जा रहे हैं। तो वो फर्दर लोअर करेगी प्राइस और सोचेगी कि जितना भी मेरा आउटपुट है वो सारा सेल कर लूं, क्योंकि अगर प्राइस कम होगा तो आउटपुट जो है वो मेरा बढ़ना चाहिए ना, क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। तो वो इस इंटेंशन से सप्लाई कर रही है कि उसका जितना भी आउटपुट था वो सारा सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक प्राइस वॉर स्टार्ट हो गई बिटवीन द टू फर्म्स। क्या स्टार्ट हो गया, प्राइस वॉर। अब यहाँ पे करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे प्राइस कितना हो जाएगा, प्राइस विल फॉल टू ओ क्यू। प्राइस कितना हो जाएगा, ओ क्यू टू ओ क्यू, सच दैट जितना भी मार्केट में सप्लाई है फ्रॉम फर्म ए एंड फर्म बी, ठीक है, फर्म ए की कितनी है ओ बी और फर्म बी की कितनी है ओ बी डैश, ये सारा सप्लाई हो जाएगा एट ओ क्यू प्राइस। ठीक है, आप देखिए ना ओ क्यू पे जो हमारी फर्म ए है उसका ओबी आउटपुट सप्लाई हो रहा है, लाइकवाइज जो आपकी फर्म बी है उसका भी ओबी डैश सप्लाई हो रहा है। मार्केट में जितना भी आउटपुट प्रोवाइडेड है बाय टू फर्म वो सारा सेल हो रहा है। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे कोई भी इंसेंटिव नहीं है दोनों फर्म्स के पास कि वो फर्दर लोअर करें, क्योंकि जितनी कैपेसिटी थी उतना तो उनका सेल हो गया। तो वो क्यों करेंगे, क्योंकि अगर वो प्राइस कम कर रहे हैं तो उनको तो नुकसान होगा ना। तो अब उनके पास ऑल्दो देयर इज नो इंसेंटिव टू लोअर डाउन द प्राइस, लेकिन अब क्या होगा, अब वो प्राइस को बढ़ाएंगे। अब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे कि क्यों ये प्राइस को बढ़ाएंगे। अब फर्म ए सोच रही है कि अगर फर्म बी अपना प्राइस ओ क्यू ही सेट रखे मार्केट के अंदर, ठीक है, तो उस समय उसका तो सारा आउटपुट जो है वो मार्केट के अंदर सप्लाई हो चुका है। जितना भी आउटपुट, जितना भी वो टोटल प्रोडक्शन कर रही थी वो तो ऑलरेडी सप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर मैं फर्म ए अगर प्राइस को बढ़ा देती है तो मेरे तो क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ द मार्केट है
क्योंकि मेरे हमारे पास क्या है, हम लोगों की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, तो फर्म ये सोच रही है कि जो मार्केट में बाकी जो जनता है जो मेरे से अभी तक डिमांड कर रही थी, तो वो तो हायर प्राइस पे भी मुझसे प्रोडक्ट लेगी। तो फर्म ए क्या करेगी, फर्म ए विल इंक्रीज इट्स प्राइस। ठीक है। और होप क्या कर रही है कि फर्म बी जो है वो प्राइस को बढ़ाएगा नहीं। तो फर्म ए ने प्राइस बढ़ाया, तो फर्म बी देखेगी कि फर्म ए का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर गया। तो फर्म बी ने जैसे ही देखा कि फर्म ए का प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है, तो वो भी फर्दर इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम आ ही नहीं रहा। ठीक है। तो नॉन इक्विलिब्रियम वाला जो पॉइंट था वो यहीं से आपका क्लियर होगा। फर्म पहले कम करते थे, उसके बाद एक ने बढ़ाया, दूसरा बढ़ाएगा, दूसरा बढ़ा रहा है, फर्दर हम यहाँ पहुंचेंगे, फिर हम अंडर कटिंग होगा, एंड सो ऑन प्रोसेस चलता जाएगा। तो प्राइस में हमें क्या दिखेगा, प्राइस में हमें ऑसिलेशंस दिखेंगे, प्राइस में हमें फ्लक्चुएशन दिखेंगी। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एडवर्स प्राइस साइकिल ऑल्सो। ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ, ये डायग्राम क्लियर हुई। इस डायग्राम को जब भी आप बनाएंगे आप प्लीज आहूजा पढ़ लेना। ठीक है। आप मेरे को काफी टाइम बोलते हैं कि आहूजा की जगह आप क्लास क्लास सफिशिएंट, देखिए क्लासेस सफिशिएंट होती है, जब आप बुक पढ़ेंगे मे बी आपको एक टॉपिक पढ़ने के लिए 1 घंटा लग रहा है, लेकिन जब आप लेक्चर देखते हैं उसके बाद आपको चीजें समझ आती है। और किसी भी सब्जेक्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कनेक्टिंग द डॉट। तो यहाँ पे जब आप क्लासेस पढ़ते हैं तो कनेक्ट कर पाएंगे आप चीजों को, आपको अच्छे से समझ आए आ पाएगा। और साथ ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी क्लास देखते हैं उसके बाद प्लीज शेयर योर फीडबैक। योर फीडबैक इज रेलिवेंट, प्लीज फीडबैक शेयर करिए सो दैट मुझे भी पता चले कि क्या क्या चीजों को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है। तो क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आई होप चीजें समझ आई। फिर भी कोई डाउट है आप फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछिए, एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन करिए। थैंक यू।